प्रिय विद्यार्थी, एमटीसी क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आज एक नया टॉपिक पॉलीफेज सिस्टम, इसकी हिंदी होती है बहुफेज प्रणाली। आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। बहुफेज प्रणाली। बहुफेज प्रणाली किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वाले फेज, दो या दो से अधिक जहाँ फेज यूज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बहुफेज प्रणाली। क्या बोलते हैं? बहुफेज प्रणाली। दो या दो से अधिक फेज को क्या बोलेंगे? पॉलीफेज। तो पॉलीफेज बोला गया। अब इनमें क्या है? पॉलीफेज है कि प्रत्येक फेज में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का मान बराबर होगा। वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा। प्रत्येक फेज में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा? बराबर होगा। अब बात करें, इसमें एक निश्चित फेज अंतर होता है। क्या होता है? एक निश्चित फेज अंतर होता है। अगर दो फेज है तो जो फेज डिफरेंस बनेगा, फेज अंतर मिलेगा 90 डिग्री। अगर तीन फेज की बात करेंगे तो जो फेज अंतर बनेगा वो 120 डिग्री बनेगा। दो फेज अल्टरनेटर की, तो दो फेज जो अल्टरनेटर है, टू फेज अल्टरनेटर में जो वोल्टेज होगा, जो इंड्यूस वोल्टेज होगा, वो फेज वोल्टेज का √2 गुना होगा। फेज वोल्टेज का कितना होगा? √2 गुना। अगर ये थ्री फेज में बात करें, थ्री फेज अल्टरनेटर में √3 गुना होगा। क्या? √3 गुना होगा। इतना बात समझ में आ गया? दो फेज जहाँ होगा वहाँ जो दोनों के बीच में एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ थ्री फेज की बात करेंगे वहाँ कितना बनेगा? 120 डिग्री। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दो फेज में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। और थ्री फेज में कितना बनेगा? 120 डिग्री बनेगा। अब बात करें सिंगल फेज और थ्री फेज की तुलना किया जाए। सिंगल फेज और थ्री फेज की अगर तुलना की जाए तो सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, और थ्री फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। सेल्फ स्टार्ट होती है, ठीक। और सिंगल फेज में जो टॉर्क मिलता है, सिंगल फेज मोटर में जो टॉर्क मिलेगा वो पल्सेटिंग प्रकार का होगा। पल्सेटिंग टाइप जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? पल्सेटिंग टाइप। जबकि थ्री फेज मोटर का टॉर्क स्मूथ होगा। क्या होगा? स्मूथ होगा। इसीलिए थ्री फेज मोटर जब चलता है तो आवाज़ कम करता है, क्योंकि वो स्मूथली चलता है। किसकी अपेक्षा? सिंगल फेज मोटर की अपेक्षा थ्री फेज मोटर आवाज़ कम करता है। अब बात करें एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी जो है वो सिंगल फेज मोटर का कम होता है कंपैरिजन टू थ्री फेज मोटर की। तो थ्री फेज मोटर की एफिशिएंसी ज़्यादा होगा किससे? सिंगल फेज की तुलना में। और पावर फैक्टर भी थ्री फेज मोटर का क्या होगा? ज़्यादा। थ्री फेज मोटर का पावर फैक्टर क्या होगा? ज़्यादा। किसकी तुलना में? सिंगल फेज की तुलना में। सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर कम होगा और थ्री फेज मोटर का पावर फैक्टर ज़्यादा होगा। अब बात समझ में आ गई? और थ्री फेज मोटर हाई पावर में बनाए जाते हैं, उच्च शक्ति वाले मोटर बनाए जाते हैं। थ्री फेज मोटर जो है, थ्री फेज मोटर उच्च पावर मतलब हाई पावर, उच्च पावर
कंपेयर टू सिंगल फेज मोटर के, कंपेयर टू सिंगल फेज मोटर के। सिंगल फेज सप्लाई से लाइट एंड फैन और 3 फेज सप्लाई से लाइट एंड फैन और पावर लोड दोनों चला सकते हैं। सिंगल फेज सप्लाई से लाइट और फैन चला सकते हैं, बत्ती और पंखा, जबकि 3 फेज सप्लाई से लाइट और फैन और पावर लोड भी चलाया जा सकता है आसानी से। अब 3 फेज कॉइल में या 3 फेज को एक बिंदु पे हम शार्ट करके न्यूट्रल बिंदु निकाल सकते हैं। 3 फेज में क्या न्यूट्रल बिंदु निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा N, R, Y और V। क्लियर? ये रहा सिंगल फेज और 3 फेज का कंपैरिजन, सिंगल फेज सप्लाई और 3 फेज मोटर की सप्लाई या 3 फेज पावर की सप्लाई कंपेयर टू हो गया। आगे फेज पावर की कहाँ नापेंगे? फेज टू न्यूट्रल के बीच, फेज टू न्यूट्रल के बीच फेज पावर कहाँ नापेंगे? फेज टू न्यूट्रल के बीच। तो यहाँ से जो फार्मूला बन जाएगा वो मिल जाएगा PP बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाई। फार्मूला क्या बन गया? PP बराबर फेज पावर बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाई। क्लियर? अब टोटल पावर की बात किया जाए, टोटल पावर 3 फेज है ना, तो टोटल पावर क्या हो जाएगा? PT बराबर 3V इंटू आई इंटू कॉस फाई। टोटल पावर क्या होगा? 3V इंटू आई इंटू कॉस फाई। V क्या है? फेज वोल्टेज, फेज करंट, तो 3 गुना कर देंगे ना 3 फेज में। तो इस तरीके से आपका एक चार्ट बन गया कि फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज करंट क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है। इस तरीके से ये चार्ट तैयार हो गया। इससे 1 नंबर मिलने की उम्मीद है UPPCL में। तो ये क्लियर रखिएगा, अभी आगे ये काम आएगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सफलता लेना हमारी एक जिद है। आगे बात करते हैं बैलेंस लोड की। संतुलित भार ये क्या होता है? बैलेंस लोड, संतुलित भार। बैलेंस लोड क्या होता है? आइए देखते हैं इसके बारे में। बैलेंस लोड में पावर फैक्टर, लाइन करंट और फेज करंट, ये तीनों फेजों में बराबर होने चाहिए। तीनों फेजों में पावर फैक्टर भी सेम होना चाहिए, लाइन करंट भी सेम होना चाहिए और फेज करंट भी सेम होना चाहिए। देन ये कंडीशन कहलाएगा बैलेंस लोड। और बैलेंस लोड में न्यूट्रल में धारा नहीं बहेगा, न्यूट्रल में करंट क्या होगा? 0। बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस लोड कंडीशन में बैलेंस लोड कब कहेंगे? जब पावर फैक्टर, लोड करंट और फेज करंट सेम हो। प्रत्येक फेज में पावर फैक्टर, लोड करंट और फेज करंट सेम हो, देन बैलेंस लोड। और बैलेंस लोड कंडीशन में न्यूट्रल में धारा नहीं बहेगा। तो बैलेंस लोड यूज करते हैं 3 फेज 3 वायर। क्या? 3 फेज 3 वायर। क्लियर? अब अनबैलेंस की बात करते हैं। अनबैलेंस लोड मतलब असंतुलित भार। तो असंतुलित भार के बारे में जानेंगे कि जब हमारा पावर फैक्टर और लोड करंट या फेज करंट बराबर ना हो, मतलब पावर फैक्टर, लाइन करंट, फेज करंट सेम ना हो, मतलब ये बराबर ना हो, देन ये कंडीशन कहलाएगा अनबैलेंस लोड। क्या कहलाएगा?
अनबैलेंस लोड, और इस कंडीशन में न्यूट्रल में धारा बहेगी, न्यूट्रल में धारा बहेगी, धारा बहेगी, लेकिन कितना, तो ये बहेगी n बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पकड़ के रखना। तो न्यूट्रल में कितना धारा बहेगी, अनबैलेंस कंडीशन में या असंतुलित भार कंडीशन में जो न्यूट्रल में धारा बहेगी वो तीनों फेजों के, जो तीनों फेज में धारा बह रही है उसके योग के बराबर, n बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो न्यूट्रल में जो धारा बहेगी वो तीनों फेजों के धारा के योग के बराबर बहेगी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अब बात समझ में आ गई। अब आगे ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बैलेंस लोड अनबैलेंस, क्लियर। और अनबैलेंस में जो यूज होता है वो 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर, ध्यान दीजिएगा, 3 फेज 4 वायर। अब आइए बात करते हैं स्टार और डेल्टा कनेक्शन की। स्टार और डेल्टा ये दोनों कनेक्शन है। जब स्टार और डेल्टा की कनेक्शन की बात करते हैं तो एक नॉर्मली याद करने का तरीका है, या स्टार और कनेक्शन की बात करते हैं तो स्टार कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन, और डेल्टा को क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन, क्लियर। अब जब सीरीज कनेक्शन है स्टार, तो स्टार किस तरीके से बनाएंगे, ये स्टार हो गया, ये डेल्टा बन गया, क्लियर। तो जो एंगल बनेगा इसमें वो बनेगा 120 डिग्री का, चाहे वो स्टार हो चाहे डेल्टा हो, कितना बनेगा 120 डिग्री। अब स्टार कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन कहते हैं, और जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो वहाँ पे क्या था, करंट हर जगह से समान गुजरता था, इसलिए करंट यहाँ हर जगह सेम होगा, तो यहाँ पे होगा IL बराबर IP, करंट क्या होगा IL बराबर IP। लेकिन करंट यहाँ पे बढ़ जाता था ना, तो यहाँ पे करंट जो हो जाएगा IL बराबर √3 IP होगा, √3 IP, या लिख सकते हैं IP बराबर IL अपान √3, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक। अब वोल्टेज की बात करते हैं, स्टार में जो वोल्टेज होता है वो EL बराबर √3 EP, या लिख सकते हैं EP बराबर EL अपान √3। जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ बोलिएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा। अब यहाँ पे ये डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, और पैरेलल में हर जगह वोल्टेज का मान सेम रहता है, इसलिए यहाँ लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होगा, बराबर होगा। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और स्टार में जो पावर होगा वो होगा √3 VL, √3 VL IL cos phi, और सेम फार्मूला डेल्टा में होगा P बराबर √3 VL IL इंटू cos phi। बात समझ में आ गई। यहाँ से एक नंबर मिलेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहीं नहीं जाएगा, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। एक नंबर मिलेगा स्टार और डेल्टा कनेक्शन का कंपैरिजन। तो इस तरीके से स्टार और डेल्टा कनेक्शन हम लोगों ने देखा, क्लियर। सिंगल फेज सिस्टम में जो पावर होगा वो होगा V इंटू आई इंटू कॉस फाई होगा ना, और ये लेकिन ये VP और IP है। अब 3 फेज की बात करें तो 3 फेज में हो जाएगा P बराबर पावर 3 VP IP इंटू कॉस फाई। अब अगर स्टार के लिए बात करते हैं तो स्टार में क्या था, IL बराबर IP और
वीपी क्या था, वीपी क्या था, वीपी क्या था, वी एल अपन रूट 3, दोनों का मान यहीं पे रख देते हैं तो मिल जाएगा P बराबर 3 इंटू बी पी का वी एल अपन रूट 3 इंटू आई एल बराबर आई पी आई एल इंटू कॉस 5। तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, यहाँ रूट 3 आ जाएगा, तो जो पावर मिलेगा वो पावर मिलेगा रूट 3 वी एल आई एल इंटू कॉस 5, वी एल आई एल इंटू कॉस 5। सेम इसी तरीके से डेल्टा में भी मिलेगा, इसलिए कहा जाता है कि वो स्टार की हो या डेल्टा की बात करें तो पावर क्या होगा, सेम होगा, P बराबर रूट 3 वी एल आई एल इंटू कॉस 5। कि मेजरमेंट ऑफ पावर इन 3 फेज सर्किट, मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर इन सर्किट, पावर इन सर्किट मतलब 3 फेज में पावर मेजर करने के लिए विधि या पावर नापना है परिपथ में कैसे। तो ये 3 विधियां हैं, यहाँ पे 3 मेथड है। पहला 1 वाट मीटर, 1 वाट मीटर मेथड, और दूसरा 3 वाट मीटर विधि, 3 वाट मीटर मेथड, और तीसरा है 2 वाट मीटर, 2 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर मेथड। अब बात करें 1 वाट मीटर, ये होगा बैलेंस लोड के लिए, बैलेंस लोड के लिए। तो अगर एक फेज में P1 नाप लिया गया, एक फेज में P1 नाप लिया गया, तो 3 फेज में जो पावर होगा वो PT बराबर 3 P1 हो जाएगा। क्लियर? ये किसके लिए, बैलेंस लोड के लिए। और 3 फेज अनबैलेंस लोड के लिए, ध्यान दीजिएगा 3 फेज कहाँ पे नापेंगे, अनबैलेंस के लिए। तो एक में P1, एक में P2, एक में P3, इसलिए टोटल जो पावर मिलेगा PT बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। क्लियर? अब 2 वाट मीटर विधि की देखते हैं। 2 वाट मीटर विधि जब नापते हैं तो वह चाहे 3 फेज असंतुलित लोड हो चाहे असंतुलित लोड, दोनों के लिए बैलेंस, बैलेंस अथवा अनबैलेंस, बैलेंस लोड दोनों के लिए, दोनों के लिए 2 वाट मीटर विधि द्वारा चाहे बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो, इस कंडीशन में PT मिल जाएगा P1 प्लस P2। इस तरीके से 3 फेज सर्किट का पावर मेजर किया जाएगा, सिंगल वाट मीटर विधि, 3 वाट मीटर विधि और 2 वाट मीटर विधि। तो सिंगल वाट मीटर बैलेंस लोड के लिए, 3 वाट मीटर अनबैलेंस के लिए, 2 वाट मीटर बैलेंस और अनबैलेंस दोनोदोनों के लिए। 2 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड। तो यहाँ पे एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए फार्मूला मिलेगा tan phi बराबर √3 P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। अब यहाँ से निकालेंगे फाई मिल जाएगा tan इनवर्स √3 P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। तो जब फाई मिल जाएगा तो cos फाई निकाल लेंगे एज ए क्या, पावर फैक्टर। क्या निकलेगा, पावर फैक्टर। बहुत पूछता है यहाँ से, तो इस तरीके से ये तीनों फार्मूले संभाल के रखना, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे इसके आगे। इस कंडीशन में चार्ट बनाएंगे हम लोग इस तरीके से। ये होगा वाट मीटर 1, ये होगा वाट मीटर 2 और ये होगा कंडीशन पावर फैक्टर। अब बात करें नंबर 1 की। जब W1 W2 बराबर हो, जब W1 W2 बराबर हो, उस कंडीशन में जो पावर फैक्टर मिलेगा वो यूनिट मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिट मतलब इकाई।
कब? जब W और W2 भी W, मतलब दोनों की रीडिंग सेम हो तो उस समय पावर फैक्टर क्या होगा? यूनिट। और दूसरे पॉइंट में पहले में W पॉजिटिव हो और दूसरे में W नेगेटिव हो या जीरो हो, तो पहले वाट मीटर में पॉजिटिव और दूसरे वाट मीटर में नेगेटिव हो या जीरो हो, इस कंडीशन में जो पावर फैक्टर मिलेगा वो 0.5 से कम मिलेगा या 60 डिग्री लैग करेगा। 60 डिग्री क्या करेगा? लैग करेगा। अब तीसरा कंडीशन, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या होगा? W1 और W2 दोनों बराबर हो, W1 बराबर W2 हो, W और W हो, लेकिन दोनों में से कोई एक निगेटिव हो। क्या हो? दोनों में से कोई एक निगेटिव हो, तो जो पावर फैक्टर होगा वो जीरो होगा। पावर फैक्टर क्या होगा? जीरो होगा। दोनों वाट मीटर में कोई एक निगेटिव हो तो उस कंडीशन में पावर जीरो होगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि दोनों का पावर सेम हो। बात समझ में आ गई? अब अगला पॉइंट, चौथा कह रहा है कि एक वाट मीटर W हो तो दूसरा वाट मीटर 2W हो। एक वाट मीटर W हो तो दूसरा वाट मीटर 2W, मतलब 2 गुना रीडिंग दे रहा हो, तो इस समय जो पावर फैक्टर होगा वो √3/2 होगा। क्या होगा? √3/2 होगा। या जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 30 डिग्री। एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा? 30 डिग्री। ये 4 कंडीशंस हैं। अब एक क्वेश्चन नोट करिएगा, कमेंट में लगाइएगा। एक क्वेश्चन कह रहा है कि W1 है 1250 और W2 है 250, तो पावर फैक्टर फाइंड करना है। ये कमेंट बॉक्स में लगा के दीजिएगा। क्वेश्चन है W1 बराबर 1250, W2 बराबर 250, देन पावर फैक्टर क्या होगा? कमेंट में दीजिएगा। अब एक नोट, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ से आपको 1 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा, 1 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक नोट देखते हैं 2 वाट मीटर मेथड में जब पावर को मेजर किया जा रहा है तो उसका जो एक वाट मीटर है वो निगेटिव रीडिंग दे रहा है। एक W1 तो दे रहा है पॉजिटिव, लेकिन W2 जो दे रहा है वो निगेटिव दे रहा है। क्या दे रहा है? निगेटिव दे रहा है। तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो W2 के जो कॉइल हैं, जिसका प्रेशर कॉइल के कनेक्शन बदल दिए जाएंगे या बदल दिए जाते हैं। यदि W1 पॉजिटिव दे रहा है, W2 निगेटिव रीडिंग दे रहा है, तो निगेटिव ना दे इसके लिए क्या करेंगे? प्रेशर कॉइल के कनेक्शन को बदल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ये आज का टॉपिक पॉलीफेज टॉपिक ख़त्म हुआ। धन्यवाद। इस तरीके से पॉलीफेज सिस्टम अपना समाप्त होता है। दोस्तों, इसको शेयर इतना ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए कि लोग हमारे वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारा नोटिफिकेशन उनको टाइम पे पहुंचता रहे और यूपी PCL में फाइनल जगह बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद।